देखो, समाजशास्त्र में कल हमने संस्कृति के प्रकार और संस्कृति के लक्षण और संस्कृति के उपादान, इन सारी बातों को देखा था। अब इसमें हमको एक नई अवधारणा समझनी है जिसको कहते हैं सांस्कृतिक विलंबना। सांस्कृतिक विलंबना। विलंबना का मतलब होता है पिछड़न। पिछड़न, कल्चरल लैग। कल्चरल लैग। कल्चरल लैग। और ये अवधारणा भी ऑकबर्न ने दी है। ऑकबर्न, अमेरिकी समाजशास्त्री ऑकबर्न। वही ऑकबर्न जिसने क्या है संस्कृति के दो प्रकार बताए, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। ठीक है ना। अब देखो, आपने यदि भौतिक और अभौतिक संस्कृति की अवधारणा को समझा है तो ये बहुत सरल है। भाई, भौतिक संस्कृति की दो हिस्से बताए, भौतिक अभौतिक। भौतिक क्या है? जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस करते हैं, इंद्रियों से इसका अनुभव होता है, वो संस्कृति का भौतिक पार्ट है। जो जो भी हम देख रहे हैं कि घर, कार, पेन, कुर्सी, कपड़ा, लत्ता, सब भौतिक है। अभौतिक संस्कृति क्या होती है? हमारी प्रथाएं, परंपराएं, विश्वास, सोचने का तरीका, बातचीत, बोली, भाषा, साहित्य, ये सब अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत आता है। अब देखो, अपन जो भौतिक अभौतिक संस्कृति को समझाया था, उसी में फिर उन्होंने एक नई अवधारणा निकाल के दे दी, सांस्कृतिक विलंबन, सांस्कृतिक पिछड़न, कल्चरल लैग। लैग का मतलब ही होता है पिछड़ जाना। और इसमें अकबर ने क्या कहते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि भौतिक संस्कृति आगे निकलती है, अभौतिक संस्कृति पीछे छूट जाती है। देखो, भौतिक अभौतिक संस्कृति में अपन ने अंतर बताया था, और अंतर में एक बात क्या बताई थी कि भौतिक संस्कृति बहुत तेजी से चेंज होती है, जबकि अभौतिक संस्कृति उस अनुपात में चेंज नहीं होती। एक अंतर यह था। दूसरा अंतर क्या बताया था कि भौतिक संस्कृति को ग्रहण करना बहुत आसान है, जबकि अभौतिक संस्कृति को ग्रहण करने में बहुत कठिनाई होती है। उसी आधार पर उन्होंने ये अवधारणा दी कि भौतिक संस्कृति क्या है, बहुत तेजी से आगे बढ़ती है, और इस भौतिक संस्कृति के मुकाबले में क्या है, अभौतिक संस्कृति पीछे छूट जाती है। और जिससे समाज में क्या है, थोड़ा सा असामंजस्य उत्पन्न हो जाता है। एक संस्कृति आगे बढ़ गई और एक संस्कृति पीछे है। तो उस समस्या या उस टाइप की परिस्थिति के लिए उन्होंने एक शब्द यूज किया, कल्चरल लैग। लिखो इसमें कल्चरल लैग की परिभाषा। देखो, ऑकबर्न ने सांस्कृतिक विलंबना की उपकल्पना के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन में सांस्कृतिक कारकों की भूमिका को समझाने का प्रयत्न किया है। सांस्कृतिक विलंबना की उपकल्पना के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन में सांस्कृतिक कारकों की भूमिका को समझाने का प्रयत्न किया है। ऑकबर्न ने सांस्कृतिक विलंबना की उपकल्पना के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन में सांस्कृतिक कारकों की भूमिका को समझाने का प्रयत्न किया है। ऑकबर्न के अनुसार संस्कृति दो प्रकार की होती है, भौतिक एवं अभौतिक। संस्कृति दो प्रकार की होती है, भौतिक एवं
अभौतिक लिखो। अभौतिक संस्कृति की तुलना में भौतिक संस्कृति में, अभौतिक संस्कृति की तुलना में भौतिक संस्कृति में, या अभौतिक संस्कृति की तुलना में भौतिक संस्कृति तीव्र गति से बदलती है। तीव्र गति से बदलती है। इस कारण भौतिक संस्कृति आगे बढ़ जाती है और अभौतिक संस्कृति पीछे रह जाती है। भौतिक संस्कृति आगे बढ़ जाती है और अभौतिक संस्कृति पीछे रह जाती है। इसे ही सांस्कृतिक विलंबना कहते हैं। यह दशा संस्कृति में असंतुलन की दशा है। यह दशा संस्कृति में असंतुलन की दशा है। इस असंतुलन को समाप्त करने के लिए, इस असंतुलन को समाप्त करने, इस असंतुलन को समाप्त करने के लिए सामंजस्य तथा अनुकूलन का प्रयत्न किया जाता है। इस दौरान समाज में भी परिवर्तन होता है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी अवधारणा है। भौतिक संस्कृति का आगे बढ़ जाना, अभौतिक संस्कृति का बहुत पीछे छूट जाना। तो अब इम्बैलेंस हो गया है। उसी इम्बैलेंस के लिए जो शब्द यूज किया है, कल्चरल लैग। संस्कृति पिछड़ गई है, और संस्कृति पिछड़ गई मतलब अभौतिक संस्कृति पीछे होगी। भौतिक संस्कृति कभी पीछे नहीं होगी, अभौतिक संस्कृति पीछे होगी। और इस कल्चरल लैग का उदाहरण हमको भारत में बहुत अच्छे से दिखाई देता है। देखो, ये तो अवधारणा के रूप में है, लेकिन क्वेश्चन ये आ सकता है कि क्या भारत में सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत दिखाई देता है, या भारत में सांस्कृतिक विलंबन की अवधारणा दिखाई देती है। तो यदि आप सांस्कृतिक विलंबना को समझते हैं और भारतीय समाज को देखोगे तो बहुत आसानी से बता दोगे कि भारत में तो बहुत उपयुक्त है ये सांस्कृतिक विलंबन। बिल्कुल हमारे जीवन में दिखाई देती है, क्योंकि हमारा जीवन खुद भौतिक रूप से तो आगे बढ़ा है, लेकिन अभौतिक संस्कृति की जहां बात आती है तो आज भी हम बहुत पिछड़े हैं। मतलब देखो, भौतिक संस्कृति कैसे आगे बढ़ गई कि भाई व्यक्ति ने अपनी जो परंपरागत भौतिक संस्कृति है उसको छोड़ दिया। जैसे उन्होंने कहा कि प्राचीन काल में भारत में लोग बैलगाड़ी से चलते थे, ठीक है, कार तो हमने बनाई नहीं, कार क्या है, विदेश से बनी, लेकिन हमने उसको तत्काल अपना लिया। तो भौतिक संस्कृति में तो हम आगे बढ़ गए, पूरा भारत बदल गया है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, रेल, सड़क, वायुयान, हमारा घर बनाने का तरीका, घर के अंदर का जो सामान है पूरा बदल गया है। पूरा हम मॉडर्न एमिनिटीज को उपयोग करते हैं, 4G छोड़ 5G टेक्नोलॉजी को अपना रहे हैं, स्मार्टफोन अपना रहे हैं।
लेकिन जहां अभौतिक संस्कृति की बात आती है, वहां पर हम आज भी बहुत पिछड़े हुए हैं। मतलब भाई, एक व्यक्ति कार लेके आता है, नई कार खरीद के लाएगा, तो कार क्या है? भौतिक संस्कृति है। तो वो तो मान लो पश्चिम में बनी, या भारत में भी बन रही है, लेकिन उसका खोज तो पश्चिम में हुआ है। तो या भारत में भी बन रही है, तो भी क्या है कि देखो, आप अपनी भौतिक संस्कृति, बैलगाड़ी से चलते थे, उसको छोड़ के आप क्या है, कार पे आ गए। लेकिन जब व्यक्ति कार लेने जाता है, तो सबसे पहले तो क्या है, उसका मुहूर्त देखता है वो, कि अच्छा मुहूर्त कब हैगा, तब कार लेंगे। जबकि तुम सोचो, कार बनाने वाले ने मुहूर्त नहीं देखा, लेकिन तुम मुहूर्त देख रहे हो। तो देखो, तो विरोधाभास टाइप की चीज हो गई, कि भौतिक संस्कृति को तो तुम बहुत तेजी से अपना रहे हो। अब तो उनने कहा कि भैया, ड्राइवर लेस कार की तरफ बढ़ रहे हैं, और भारत में भी बंद दिखने की, और आने वाले समय में उनको दिखाई देगी। लेकिन जब व्यक्ति ड्राइवर लेस कार भी लेगा ना, तब भी वो मुहूर्त देखेगा। मुहूर्त देखेगा, और कई तो इतने बड़े वाले हैं कि पंडित जी से पूछेंगे कि हम कौन सी कलर की कार लें, भाई हमको कौन सी कलर की कार सूट करेगी, वो पंडित जी से पूछ के आएंगे। तो ये क्या मतलब है? आप भौतिक संस्कृति में तो आगे बढ़ रहे हो, आप भौतिक संस्कृति में बहुत पिछड़े हो, और ये लैग भारत में बहुत व्यापक है। और जितना व्यापक होगा, उतना सामंजस्य करने में दिक्कत होगी। इसलिए तो परेशान है ना व्यक्ति, एक पैर बहुत आगे हो गया और एक पैर बहुत पीछे है। या तो तुम कार मत चलाओ, या तो तुम कहो कि नहीं, हम अपनी संस्कृति। तो भाई, जो मुहूर्त देखने की संस्कृति है, बैलगाड़ी भी तुम्हारी संस्कृति है, तो बैलगाड़ी में घूमो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुमको चलाना भी स्मार्टफोन है, लेकिन अभौतिक संस्कृति का ही पालन करना। तो क्वेश्चन यहीं से बनेगा कि भारत में कल्चरल एक की अवधारणा, तो हेडिंग डाल देना, भारत में सांस्कृतिक विलंबना सिद्धांत की उपयुक्तता। भारत में सांस्कृतिक विलंबना सिद्धांत की उपयुक्तता। सांस्कृतिक विलंबना सिद्धांत की उपयुक्तता। उपयुक्तता, ठीक है ना? मतलब देखो, क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि क्या भारत में सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत लागू होता है, और लागू होता है तो किस हद तक होता है, या उपयुक्तता क्या है उसकी। तो लिखो, भारत में सांस्कृतिक पिछड़न का यह सिद्धांत पूरी तरह से लागू होता है। पूरी तरह से, ऐसा लगता है अकबर ने भारतीय समाज को देख के लिखा है ये कल्चरल एक की अवधारणा। पूरी तरह से लागू होता है। पूरी तरह से लागू होता है। विगत वर्षों में भारत में संस्कृति के भौतिक पक्षों में व्यापक परिवर्तन आया है। संस्कृति के भौतिक पक्षों में व्यापक परिवर्तन आया है। जैसे भारत में यातायात के साधनों एवं सड़कों का तीव्र विकास हुआ है। यातायात के साधनों एवं सड़कों का तीव्र विकास हुआ है। संचार के साधन बढ़े हैं। नवीन उद्योगों की स्थापना हुई है। मशीनों की सहायता से उत्पादन बढ़ा है। मशीनों की सहायता से उत्पादन बढ़ा है। कृषि में उन्नत नवीन उद्योगों की स्थापना हुई है। मशीनों की सहायता से उत्पादन बढ़ा है। कृषि में नए यंत्रों का प्रयोग हुआ है, आदि।
परंतु दूसरी ओर भारत में धर्म, दर्शन, प्रथाओं, विश्वासों, भारत में धर्म, दर्शन, प्रथाओं, विश्वासों, रीति रिवाजों, संस्थाओं आदि में उसी गति से परिवर्तन नहीं हुआ। उसी गत धर्म, दर्शन, प्रथाओं, विश्वासों, रीति रिवाजों, संस्थाओं आदि में उसी गति से परिवर्तन नहीं हुआ। अतः अभौतिक संस्कृति पिछड़ गई है। अभौतिक संस्कृति पिछड़ गई है। अभौतिक संस्कृति पिछड़ गई है। भारत में आधुनिक शिक्षा प्राप्त महिला पुरुष दोनों बाहर से तो आधुनिक लगते हैं, परंतु विचारों से आज भी मंदबुद्धि हैं। बाहर से तो आधुनिक लगते हैं, परंतु विचारों से आज भी पिछड़े हैं। अर्थात उनके विचारों में भौतिक प्रगति के अनुरूप परिवर्तन नहीं हुआ है। उनके विचारों में भौतिक प्रगति के अनुरूप परिवर्तन नहीं हुआ है। समझ रहे हैं ना? दोनों की कहानी एक सी है। भारत में महिला पुरुष, महिला पुरुष क्या दोनों कॉमन है। भाई तुम दोनों का जीवन देखोगे तो उनने भौतिक के क्षेत्र में तो भौतिक संस्कृति में तो बहुत प्रगति कर ली है। जैसे आधुनिक महिला है, पढ़ी लिखी होगी, अंग्रेजी में बात करती होगी, उसका जो ड्रेसिंग सेंस है वो पूरी तरीके से पश्चिम होगा। जीन्स पहन रही है, टी शर्ट पहन रही है, ऊंची एड़ी की सैंडल पहन रही है, उसका पूरा मेकअप का आइटम सब टोटल मॉडर्न, जो बिल्कुल इस समय सबसे अच्छा मिल रहा होगा। उसका बातचीत करने का ढंग, उसकी शिक्षा, उसका ड्रेसिंग सेंस, उसके घर का सामान। भाई घर का तुम्हारा सामान पूरा बदल गया। कोई चूल्हे में खाना नहीं बनाता, सबके घर क्या है, गैस सिलेंडर है, गैस का चूल्हा है। सब मिक्सर ग्राइंडर का उपयोग कर रहे हैं, कोई सिल्ला में चटनी नहीं पीस रहा। कुकर, कुकर भी एक टाइप की मशीन ही है। तो मतलब ये कह रहे हैं कि पूरा उसका भौतिक पक्ष मॉडर्न हो गया है, लेकिन विचारों में आज भी वो घूंघट करती है, आज भी वो करवा चौथ का व्रत रखती है, आज भी वो पति का नाम नहीं लेती है। और भी है, बनाते जाओ तो लिस्ट बहुत लंबी है। पुरुष का भी यही हाल है। हर चीज है कि भाई वही बताया कि कोई सामान ले रहे हैं तो उसके पहले मुहूर्त देख रहे हैं, फिर दिवाली और विजयदशमी पर उसकी पूजा कर रहे हैं। अब सोचो मशीन बनाने वाले ने कभी पूजा नहीं करी, तुम घर में लाके उसकी पंखा घर में लगा उसकी पूजा कर रहे हो, उसमें सांतिया का चिन्ह बना रहे, उसमें नींबू मिर्ची लगा रहे, गाड़ी पर लिख रहे बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। इसी बहुत लंबी लिस्ट है। आप इस दोगले, इसको दोगलापन कहेंगे, इस दोगलेपन को बहुत विस्तृत रूप में देख सकते हो। और क्या बोलते हैं कि जब जैसे घर लेके आए कोई सामान, तुम उसकी स्कूटी लेके आए, घर उसकी पूजा कर रहे हो, और पूजा करोगे तो क्या बोलोगे कि भैया ये हमारा कल्चर है। तो भैया मान रहे ये तुम्हारा कल्चर है, तो जो स्कूटी तुम्हारे कल्चर का हिस्सा नहीं है, तो स्कूटी तो तुमने अपने कल्चर में घुसेड़ ली, और इसको भी तो निकालो। जब परिवर्तन कर रहे हो तो पूरा करो। तो इसको तो भौतिक पक्ष को तो हमने बहुत तेजी से अपनाया इसको। और देखो भौतिक पक्ष को अपनाना बहुत सरल है।
एप्पल का नया फोन लॉन्च होता अमेरिका में, उसी दिन आदमी खरीद लेता है। और उस एप्पल के आईफोन में क्या देख रहा है? बागेश्वर धाम के प्रवचन सुन रहा है। तो मतलब समझ रहे हैं ना गैप कितना व्यापक है, कि एक तो तरफ बिल्कुल तुम 2024 की टेक्नोलॉजी को अपना रहे हो, लेकिन जब विचारों की बात आती है तो तुम 15वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी, और हो सकता पता नहीं आदमी तो वैदिक काल में चला जाता है कि हमको वैदिक काल के विचारों को अपनाना है। तो भाई वो कोई बुराई नहीं है, तुम अपनाओ वैदिक कालों के विचारों को, तो फिर इसको भी छोड़ो। नहीं, इसके बिना तुम्हारा काम नहीं चल सकता। तुम्हारे बाबा जो प्रवचन दे रहे हैं वो पूरी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं, इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन वो बात क्या करेंगे? भारतीय संस्कृति, प्राचीन संस्कृति, उसी मूल्यों को हमको अपनाना है। तो भैया यदि उसी मूल्यों को अपनाना तो घूमो बैलगाड़ी से, गला फाड़ के प्रवचन दो, माइक का क्यों उपयोग कर रहे हो? तो ये कल्चरल लेग भारत में बहुत गहरा है, और ये भारत में नहीं, दुनिया के जितने पिछड़े देश हैं सब में कल्चर लेग। आप आतंकवादी अफगानिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में आतंकवादी क्या है? AK-47 बिल्कुल मॉडर्न वेपन लेके घूम रहे हैं, कार उनके पास आधुनिक है, लेकिन वो बात क्या करेंगे? हमको उनने कहा कि शरिया लागू करना या इस टाइप की विचारधारा को लागू करना। तो जिन जिन समाजों में जो जो समाज पिछड़ा है वहां पे ये गैप आपको बहुत आसानी से दिखाई देगा। विकसित देशों में ये गैप धीरे धीरे कम है, वहां पे भी गैप है कि भौतिक संस्कृति पहले ही बताया बहुत तेजी से बदलती है। अभौतिक उस तेजी से नहीं बदलती, लेकिन फिर भी उनने अपनी अभौतिक संस्कृति को भी बदला है। लेकिन जितने पिछड़े देश है वहां पर ये तो बहुत तेजी से बदल रहा है भौतिक पक्ष, लेकिन अभौतिक पक्ष को छोड़ने कोई तैयार नहीं है। पैराग्राफ चेंज करके लिखना। देखो, भारत में भौतिक संस्कृति ने तो बहुत प्रगति की है। भारत में भौतिक संस्कृति ने तो बहुत प्रगति की है। किंतु उससे संबंधित अभौतिक संस्कृति, परंतु उससे संबंधित अभौतिक सांस्कृतिक तत्व उसी के अनुरूप परिवर्तित नहीं हो पाए हैं। इसका कारण यह है कि भौतिक संस्कृति में नवीन तत्वों को ग्रहण करना और उनका उपयोग तो सरल है। इसका कारण यह है कि भौतिक संस्कृति में नवीन तत्वों को ग्रहण करना और उनका उपयोग करना तो सरल है। उनका उपयोग करना तो सरल है, किंतु विचारों, विश्वासों, किंतु विश्वासों, विचारों, मूल्यों, मनोवृत्तियों एवं प्रथाओं में उसी गति से परिवर्तन स्वीकारना कठिन है। विचारों, मूल्यों, विश्वासों, मनोवृत्तियों एवं प्रथाओं में उसी गति से परिवर्तन स्वीकार करना कठिन है। इस स्थिति ने भारत में सांस्कृतिक विलंबना उत्पन्न कर दी है। इस स्थिति ने भारत में सांस्कृतिक विलंबना उत्पन्न कर दी है। इस स्थिति ने भारत में सांस्कृतिक विलंबना उत्पन्न कर दी है। ठीक है, कल्चरल लैग उत्पन्न हो गया है। क्यों? क्योंकि अभौतिक संस्कृति को हम परिवर्तित नहीं कर पा रहे हैं, भौतिक संस्कृति तो हम बहुत तेजी से अपना ले रहे हैं, और क्योंकि भौतिक संस्कृति को अपनाना बहुत सरल है, लेकिन अपने विचारों, विश्वासों और मूल्यों में, प्रथाओं, परंपराओं में परिवर्तन करना इतना आसान नहीं होता। व्यक्ति अपने विश्वासों को छोड़ने नहीं चाहता,
बहुत कठिन है परिवर्तन। गाड़ी बदलने में कौन सी बड़ी बात है, पैसा आया तुमने खट से गाड़ी बदल ली। असली परिवर्तन तो यह है कि तुम्हारे विचार क्या, जितना तुम अपनी भौतिक चीजों को अपग्रेड कर रहे हो, अपने विचारों को भी कभी अपग्रेड करने का प्रयास किया है। यदि प्रयास नहीं करोगे तो एक कल्चरल लैग बढ़ती जाएगी। और भारत में कल्चरल लैग बहुत व्यापक है, क्योंकि यहाँ पे आदमी बात तो वैदिक काल की करता है, लेकिन वैदिक काल की बात करते समय वो उपयोग जिन यंत्रों का कर रहा है वो सब मॉडर्न है। ठीक है ना, तो ये कल्चरल लैग भारत में बहुत व्यापक है। अब सवाल यह है कि इस कल्चरल लैग का कारण क्या है, सांस्कृतिक विलंबना का कारण। देखो एक कारण तो हमने सीधे वहीं पे लिख दिया, क्या कि भौतिक संस्कृति को अपनाना बहुत सरल होता है, जबकि अभौतिक संस्कृति को अपनाना कठिन होता है, या अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन कठिन होता है। लेकिन वो तो एक पॉइंट के रूप में बता दिया। यहाँ पे आपको सीधे क्वेश्चन आएगा कि सांस्कृतिक विलंबना का कारण क्या है। और ये भारतीय संदर्भ में ही पूछा जा सकता है कि ये तो अपने एक स्थिति बता दी कि भारतीय संदर्भ में सांस्कृतिक विलंबना पाई जाती है, लेकिन सवाल ये भी तो पूछ सकता है कि क्वेश्चन इस रूप में बना सकता है कि भारत में सांस्कृतिक विलंबना मौजूद है और इसके क्या कारण है। मतलब दो क्वेश्चन एक साथ देगा, भारत में सांस्कृतिक विलंबना मौजूद है और क्वेश्चन मार्क लगा देगा, तो आपको साबित करना पड़ेगा कि है और क्यों है। या फिर इस रूप में बता सकता है कि भारत में भारत में भौतिक संस्कृति की तुलना में अभौतिक संस्कृति पिछड़ी हुई है। अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। तो दोनों क्वेश्चन मिला के या अलग अलग भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो लिखो कारण। क्या कारण है कि भौतिक संस्कृति, और अब कारण तुम खुद सोचो ना, तुम्हारा खुद जीवन में तुमको कल्चरल लैग दिखाई देगा कि तुम खुद तैयारी कर रहे हो, लेकिन तैयारी करने के साथ साथ मंदिर भी जाते हो, प्रसाद भी चढ़ा रहे हो, पूजा भी कर रहे हो, काय के लिए, ताकि पास हो जाए एग्जाम में। ये भी कल्चरल लैग का ही उदाहरण है। तो बताओ क्या कारण है तुम्हारे हिसाब से कल्चरल लैग होने का। लिखो, अच्छा तुम तो पहला पॉइंट लिखो। पहला कारण है रूढ़िवादिता। सब रूढ़िवादी हो तुम। रूढ़िवादिता मतलब हम सब, पूरा भारत ही रूढ़िवादी है। ऊपर से दिखते हैं मॉडर्न, कभी काल कोई व्यक्ति हो सकता है आधुनिक हो जाए। देखो लगभग सभी समाजों में, लगभग सभी समाज के लोगों में ये प्रवृत्ति लगभग सभी समाजों में पाई जाती है, लेकिन भारतीय समाज में बहुत ज्यादा है। लगभग सभी समाज के लोगों में परंपरा एवं रूढ़ियों के प्रति लगाव होता है। प्यार करते हैं हम अपनी परंपराओं रूढ़ियों से, लगाव होता है। भौतिक वस्तु, नवीन भौतिक वस्तुओं को हम, नवीन भौतिक वस्तुओं को हम चाहे शीघ्र स्वीकार कर लें, नवीन भौतिक वस्तुओं को चाहे हम शीघ्र स्वीकार कर लें, परंतु अपनी प्रथाओं, परंपराओं, विचारों, विश्वासों, अपनी प्रथाओं, परंपराओं, विचारों, मूल्यों, आदर्शों में नए परिवर्तन बहुत ही कम स्वीकार किए जाते हैं। नए परिवर्तन बहुत ही कम स्वीकार किए जाते हैं। बहुत ही कम स्वीकार किए जाते हैं। ठीक है, रूढ़िवादिता, हम अपनी प्रथाओं, परंपराओं से प्रेम करते हैं, उनको छोड़ना ही नहीं चाहते। हमारे विश्वास है, हमारे मूल्य हैं, हमारे आदर्श हैं, उनमें कोई चेंज करता है तो वो आदमी भी हमको बुरा लगता है, और वो हम उसको उठा के पीट देते हैं। जो समाज सुधारक है वो यही तो करते हैं ना। उन्होंने कहा कि छुआछूत के खिलाफ आंदोलन चला रहे तो उन्होंने कहा तुम हमारे सामाजिक मामले में हस्तक्षेप कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति महिलाओं को शिक्षित करना चाह रहा तो उनका तुम्हारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे आपको इतिहास में उदाहरण दिखाई देंगे कि व्यक्ति अपनी रूढ़ियों, परंपराओं से प्रेम करते उनको छोड़ना नहीं चाहते। भौतिक परिवर्तन तो
आसानी से स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि भौतिक परिवर्तन में उनको सीधे सीधे फायदा दिखता है कि यार ठीक है, गाड़ी की जगह अपन को कार मिल रही है तो कार से चलेंगे, सुविधा होगी। लेकिन मुहूर्त देख के ही, बैलगाड़ी में भी वो व्यक्ति मुहूर्त बैठ के देखता, मतलब देखो, आदमी बैलगाड़ी से हवाई जहाज में आ गया है, बैलगाड़ी से कार में चल रहा है, ऑटोमेटेड कार आ रहा है नए नए फीचर के साथ, लेकिन आदमी नहीं बदला, आदमी वही की वही है अंदर से। बैलगाड़ी में भी जब भी बैठता था तो मुहूर्त देख के बैठता था, और हवाई जहाज में भी मुहूर्त देख के बैठ रहा है, अपनी गाड़ी में भी मुहूर्त देख के बैठ रहा है, गाड़ी भी मुहूर्त देख के ही खरीद रहा है। तो इसका परिणाम क्या हो रहा है ना, कि परिवर्तन केवल एक पक्ष में हो रहा है, और इसके कारण पूरा समाज पिछड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक तो रूढ़िवादिता है, कल्चरल एक का कारण। दूसरा कारण लिखना नवीनता के प्रति भय, नवीनता के प्रति भय, डरपोक हैं सब लोग, हम सब लोग डरपोक हैं। देखो, मानव की यह प्रवृत्ति है कि वो नवीनता को एकदम स्वीकार नहीं करता। नवीनता को एकदम स्वीकार नहीं करता, उसे शंका की दृष्टि से देखता है। जब तक समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा, जब तक समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा उसका परीक्षण कर उनकी उपादेयता को सिद्ध नहीं कर दिया जाता, जब तक समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा उनका परीक्षण कर उनकी उपादेयता को सिद्ध नहीं कर दिया जाता, उनकी उपादेयता को सिद्ध नहीं कर दिया जाता, तब तक सामान्य व्यक्ति परिवर्तनों एवं नवीनता के प्रति उपेक्षा ही बरतता है। तब तक सामान्य व्यक्ति परिवर्तनों एवं नवीनता के प्रति उपेक्षा ही बरतता है। समझ रहे हैं ना? कॉमन मैन की बात की जा रही है। कॉमन मैन क्या है, किसी भी नई चीज को अपनाने में डरता है, खासकर विचारधारा के स्तर पर, प्रथा के स्तर पर, परंपरा के स्तर पर। हाँ, लेकिन यदि समाज का जो एलिट क्लास है, एलिट क्लास जो उच्च वर्ग है, यदि वो उस नए आइडिया को अडॉप्ट कर ले और उस आइडिया को अडॉप्ट करके सफल हो जाए, तो फिर वो क्या है, समाज में एक मिसाल के तौर पर दी जाती है। और फिर कॉमन मैन, देखो, 1% और 99%, ये यदि किसी चीज को अपनाएंगे तो ये तो भेड़ है, तत्काल अपनाने लगेगी। देख रहे हैं, उन्होंने कहा कि यार उच्च व्यक्ति, एलिट क्लास का व्यक्ति कोई नई चीज को अपना रहा है, ये उसके पीछे आ जाएंगे। जब तक ये नहीं अपनाएगा ना, ये तो सोचेंगे भी नहीं। उनने कहा अरे, इतना ही फायदेमंद होता तो ये नहीं अपना लेते। इसलिए क्या करते हैं कि जैसे कंपनियां जो ऐड करती हैं, तो वो देख रहे हैं ना कि समाज के उच्च वर्ग के लोगों से ही ऐड करवाती है। उनने कहा कि वैक्सीन लगना है, तो फिर उन्होंने कहा कि सबसे पहले वैक्सीन प्रधानमंत्री को लगेगी। फिर उन्होंने कहा कि मुकेश अंबानी वैक्सीन लगवा रहा है। तो इस टाइप के जो लोग आते हैं, वो अपने क्यों उसका प्रचार करते हैं, ताकि कॉमन मैन उसको अडॉप्ट कर ले कि यार उनने लगवा लिया, अपन कौन बड़ी बात है, अपन भी लगवा, मतलब सुरक्षित ही होगी। तो इसलिए क्या है कि इन लोगों का प्रयोग किया जाता है नए विचारों को अपनाने में। और यदि ये रूढ़िवादी होगा, ये देखोगे कि उनने कहा कि भारत का प्रधानमंत्री मुहूर्त देख के खाना खा रहा है, हर चीज मुहूर्त देख के कर रहा है, तो नीचे कहेगा ना कि जब इतना बड़ा आदमी दे होके बाबा जी के पास जा रहा है, तो हमारी कौन सी औकात है, हम भी चले उनके पास। ये आदमी दिमाग नहीं लगाता, ये जैसा चल रहा है वैसा है, इसलिए तो ये फॉलोअर है ना। अगला पॉइंट लिखना, अतीत के प्रति निष्ठा, अतीत के प्रति निष्ठा।
देखो, लोगों को अपने अतीत के विचारों एवं परंपराओं के प्रति निष्ठा होती है। अतीत के विचारों एवं परंपराओं के प्रति निष्ठा होती है, और वे मानते हैं कि ये हमारे पूर्वजों की देन है। और वे ये मानते हैं कि ये हमारे पूर्वजों की देन है। सदियों से प्रचलित होने के कारण उनमें पीढ़ियों का अनुभव जुड़ा है, मतलब प्रथाओं परंपराओं की बात कर रहे हैं। सदियों से प्रचलित होने के कारण उनमें पीढ़ियों का अनुभव जुड़ा है और वे उपयोगी सिद्ध हो चुकी हैं। पीढ़ियों का अनुभव जुड़ा है और वे उपयोगी सिद्ध हो चुकी हैं। भारत जैसे देशों में नवीनता के प्रति कोई सम्मान नहीं पाया जाता। नवीनता के प्रति कोई सम्मान नहीं पाया जाता। अतीत के गौरव को बनाए रखना प्रतिष्ठा प्रदान करने वाला माना जाता है। अतीत के गौरव को बनाए रखना प्रतिष्ठा प्रदान करने वाला माना जाता है। समझ रहे ना? अतीत के प्रति निष्ठा के हमारे बाप दादा ऐसे करते आ रहे हैं, तो वो कोई पागल तो थे नहीं कि जो ऐसी परंपराओं को अपना रहे थे। उनको कुछ फायदा देखा होगा, इसलिए वो उसको अपना रहे थे, और इसलिए हम अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान रखते हैं, हम भी इन प्रथाओं परंपराओं को अपनाएंगे। ठीक है ना? तो उनकी एक निष्ठा हो जाती है उसके प्रति। वे भारत जैसे देशों में नए आइडियाज की बात करना मूर्खता है। हाँ, आप यदि अतीत का गुणगान करोगे तो आपको बहुत तेजी से लोकप्रियता मिलेगी, आपको बहुत सम्मान मिलेगा। आप बताओगे कि यार, उनने कहा कि कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है, उनने कहा कि ड्रोन बनाना हमारे वेदों में बताया गया है, या ये सब चीज हमारे वेदों में थी, तो उसको बहुत सम्मान मिलेगा। मतलब जो जितनी पुरानी बात करेगा और अतीत का जितना गुणगान करेगा, उसको उतना ज्यादा सम्मान मिलेगा। और नया आइडिया, जब अतीत में ही सारा सम्मान है, तो कोई व्यक्ति नए आइडिया की बात ही नहीं करेगा, और नए आइडिया की बात ही नहीं करेगा तो नए आइडिया आ ही नहीं पाएंगे। अगला पॉइंट लिखना, निहित स्वार्थ। देखो, निहित स्वार्थों के कारण भी कई बार परिवर्तन का विरोध किया जाता है। निहित स्वार्थों के कारण भी कई बार परिवर्तन का विरोध किया जाता है। प्रत्येक वर्ग के अपने स्वार्थ हैं। प्रत्येक वर्ग के अपने स्वार्थ हैं। जिनकी रक्षा के लिए वे सदैव परिवर्तनों का विरोध करते हैं। जिसके कारण वे परिवर्तनों का विरोध करते हैं। समझ रहे ना? वर्ग के स्वार्थ, हर व्यक्ति का अपना स्वार्थ होता है। यदि उसको उस परिवर्तन, जैसे भारत में जाति व्यवस्था, जाति प्रथा, जाति प्रथा भारत में सदियों से चली आ रही है। छुआछूत जाति व्यवस्था का अंग है। उच्च नीच, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य। अब इस जाति प्रथा से किसी को फायदा था और किसी को नुकसान था।
तो जिसको नुकसान था वो तो चाहेगा परिवर्तन हो, जिसको फायदा है वो तो इस परिवर्तन का विरोध करेगा ना, वो तो यही बोलेगा ना कि ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है, हमारे अतीत का है, हमारे पूर्वजों ने इसको पालन किया है, यदि इसको छोड़ देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, प्रलय आ जाएगी। तो हर वर्ग का अपना स्वार्थ होता है, और उस स्वार्थ का जब पूर्ति नहीं होती है तो उसका परिवर्तन का विरोध करता है। जैसे उन्होंने कहा कि आधुनिक विचार है स्त्री पुरुष समानता, लड़का लड़की समान है, ये मॉडर्न विचार है। भारत में क्या है, भारत में तो क्या है, पत्नी जो है वो पति की क्या है, सेवक है, सेविका है, पति परमेश्वर का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मतलब पति ऊपर है, पत्नी नीचे है। अब नया आइडिया है कि स्त्री पुरुष समानता, ठीक है ना। तो पत्नी तो चाहेगी कि स्त्री पुरुष समानता का विचार हो, लड़का लड़की सब समान हो, लेकिन ये थोड़ी चाहेगा, पुरुष चाहेगा क्या कि पति पत्नी समान हो जाए, क्योंकि यदि स्त्री पुरुष समान हो जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। इसको एक जो मुफ्त की सेविका मिल रही है चली जाएगी। भाई पति, यदि कोई पति है जो मान रहा है कि पत्नी उसके इक्वल है, सुबह उठ के चाय कौन बनाएगा, चाय तो डेली बनानी है, दिक्कत हो जाएगी। तो अब भले उसको समझ आ रहा है कि स्त्री पुरुष समानता है, उसने सब कुछ पढ़ लिख लिया है, वो अच्छे से जानता है कि स्त्री पुरुष में कोई अंतर नहीं है, दोनों इक्वल है, लेकिन यदि इसको वो लागू करेगा तो उसको घाटा है। सुबह चाय बनानी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, मदद करनी पड़ेगी, एकदम इक्वल इक्वल, दिक्कत हो जाएगी। उनका भाड़ में जाए, अपन तो प्रथाओं परंपराओं को अपनाओ, उसमें अपन को फायदा दिख रहा। तो आप समाज में हर वर्ग देखेंगे, जैसे भारत में जब आजादी की लड़ाई थी, प्रजातंत्र की मांग कर रहे थे तो राजाओं ने विरोध किया था, वो सामंतवाद की समर्थन कर रहे थे, राजतंत्र आना चाहिए, लोकतंत्र भगाओ। पूंजीवाद समाजवाद का विरोध करते हैं। तो हर वर्ग का अपना निहित स्वार्थ होता है, हर व्यक्ति का अपना स्वार्थ होता है, और यदि उस स्वार्थ के अनुरूप वो परिवर्तन नहीं होता है तो वो तो उस परिवर्तन को लाएगा ही नहीं। और चूंकि भारत में भी एक बहुत बड़े वर्ग का निहित स्वार्थ होता है, भाई अंधविश्वास, दकियानुसी विचार, रूढ़िवादिता जितनी बढ़ेगी उससे किसी को तो फायदा होगा, कोई वर्ग तो होगा जो लाभ कमा रहा होगा। तो बस वो वर्ग क्यों चाहेगा कि मॉडर्न आइडिया समाज में आए, समाज जितना ज्यादा रूढ़िवादी होगा उस वर्ग को बहुत ज्यादा फायदा है, तो वो वर्ग क्या है, रूढ़िवादिता को प्रमोट करेगा। अगला पॉइंट लिखना, नवीन विचारों की जांच में कठिनाई। नवीन विचारों की जांच में कठिनाई। देखो, नवीन विचारों की परीक्षा कहां और कैसे की जाए, नवीन विचारों की परीक्षा कहां और कैसे की जाए, यह समस्या भी सांस्कृतिक विलंबना का कारण बनती है। यह कारण भी सांस्कृतिक विलंबना का कारण बनता है। समझ रहे हैं ना, कोई भी नया आइडिया आता है तो कॉमन मैन तो डरेगा कि यार हम यदि पुराने आइडिया को छोड़ेंगे और नया अपनाएंगे तो इससे हमको फायदा होगा, नुकसान होगा, किसकी कोई गारंटी, इसीलिए वो उस चीज से बचते हैं। हाँ, यदि समाज में कोई उनको ऐसा उदाहरण दिख जाए कि उच्च वर्ग ने उसको अपना लिया और सफल हो गया, फिर वो उसको अपना लेगा। तो ये भी एक बड़ा कारण है कि बहुत सारे नए आइडियाज का क्या है, परीक्षा कहाँ की जाए, कैसे पता किया जाए कि ये हमारे लिए उपयोगी, क्योंकि देखो जो समाज में पहले से प्रचलित है वो तो उपयोगी है इसलिए प्रचलित है, नहीं तो प्रचलित ही नहीं होता। तो पुराने विचारों को तो वो सिद्ध नहीं चाहते, लेकिन नवीन विचारों को सिद्ध करना उनके लिए जरूरी होता है। अगला पॉइंट लिखना, परिवर्तन के प्रति विचारों में भिन्नता, परिवर्तन के प्रति विचारों में भिन्नता। परिवर्तन के प्रति विचारों में भिन्नता। देखो, समाज में परिवर्तन के प्रति विभिन्न लोगों की धारणा में भी अंतर पाया जाता है। परिवर्तन के प्रति लोगों की धारणा में भी अंतर पाया जाता है।
कुछ व्यक्ति परिवर्तन को उत्साहपूर्वक स्वागत करते हैं। कुछ व्यक्ति परिवर्तन का उत्साहपूर्वक स्वागत करते हैं, कुछ उनके प्रति उदासीन होते हैं और कुछ उनका विरोध करते हैं। कुछ व्यक्ति परिवर्तन का उत्साहपूर्वक स्वागत करते हैं, कुछ उनके प्रति उदासीन होते हैं, तो कुछ उनका विरोध करते हैं। कुछ उनका विरोध करते हैं, कुछ उनका विरोध करते हैं। समझ रहे हो, हर टाइप का आदमी पाया जाता है। खासकर ये एज ग्रुप का देखने को मिलता है। जो यंग जनरेशन है वो परिवर्तन को बहुत तेजी से अडॉप्ट करती है, चाहती है कि परिवर्तन, लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति बुढ़ा होते जाता है ना, वो सोचता है कि जैसा हो वैसा बने रहने दो। तो इसलिए समाज में फिर हमको भिन्नता दिखाई देती है। अगला पॉइंट और लिख लेना, संस्थाओं द्वारा परिवर्तन का विरोध। संस्थाओं द्वारा परिवर्तन का विरोध। देखो, कई बार सामाजिक संस्थाएं भी नवीन परिवर्तनों का विरोध करती हैं। कई बार सामाजिक संस्थाएं भी नवीन परिवर्तनों का विरोध करती हैं, क्योंकि वे संस्थाएं प्राचीन सामाजिक मूल्यों पर आधारित होती हैं। क्योंकि वे संस्थाएं प्राचीन सामाजिक मूल्यों पर आधारित होती हैं, अतः वे परिवर्तन का विरोध करती हैं। अतः वे परिवर्तनों का विरोध करती हैं। समझ रहे ना, समाज में संस्था है। अब वो संस्था क्यों है? क्योंकि प्राचीन परंपरा है, उन परंपराओं को बनाए रखने के लिए कोई इंस्टीट्यूशन है। अब यदि वो परंपरा खत्म हो जाएगी तो वो संस्था भी खत्म हो जाएगी। तो वो संस्था फिर क्या है, अपने अस्तित्व को, जैसे धर्म है, धर्म भी एक संस्था है, प्राचीन, बहुत सबसे प्राचीन संस्था है। अब यदि उस धर्म में नए आइडियाज आ जाएंगे, तर्क आ जाएगा, तो धर्म खत्म हो जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि हर परिवर्तन का विरोध करो। भौतिक परिवर्तन को तो देखो धर्म बहुत तेजी से अपना लेता है, कि उन्होंने कहा कि ठीक है, मंदिर में एसी लगा दो, भगवान के लिए एसी मांगता है, भगवान के लिए एसी लगा दो। लेकिन कोई व्यक्ति यदि विचारों में परिवर्तन की बात करे तो मारेगा बहुत। ठीक है, तो देखो ये कुछ कारण हैं जो सांस्कृतिक विलंबना के लिए जिम्मेदार हैं। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन, एक तो सांस्कृतिक विलंबना क्या होती है, भौतिक का तेजी से बढ़ जाना, अभौतिक का पीछे छूट जाना। भारत में हमको बहुत स्पष्ट दिखाई देता है, उदाहरण के माध्यम से समझा सकते हैं। और क्यों होता है सांस्कृतिक विलंबना, उसका भी हमने कारण डिटेल में बता दिया। अकबर ने ये अवधारणा दी थी। ठीक है, इससे मिलती जुलती एक और शब्द होता है जिसको कहते हैं टेक्नोलॉजिकल लैग, तकनीकी पिछड़ापन। तकनीकी पिछड़ापन, टेक्नोलॉजिकल लैग, ये भी लिख लो, 3 नंबर में पूछ सकता है। तकनीकी पिछड़ापन, ये अवधारणा मैकाइवर एंड पेज की है। मैकाइवर एंड पेज। देखिए इसके अनुसार, जब एक तकनीक विकास क्रम में इतनी आगे बढ़ जाती है, जब एक तकनीक विकास क्रम में इतनी आगे बढ़ जाती है कि उसे सहयोग देने वाली, जब एक तकनीक विकास क्रम में इतनी आगे बढ़ जाती है कि उसे सहयोग देने वाली पूरक तकनीक पीछे रह जाती है। उसे सहयोग देने वाली पूरक तकनीक पीछे रह जाती है। फलस्वरूप प्राथमिक तकनीक, फलस्वरूप प्रथम तकनीक कार्य नहीं कर पाती, उसे ही तकनीकी विलंबन कहते हैं। उसे ही तकनीकी विलंब। जैसे मोबाइल, भाई मोबाइल फोन गांव गांव में पहुंच गए हैं, और 3G क्या 4G चला रहा है आदमी, लेकिन आपको बहुत से गांव में मोबाइल नेटवर्क नहीं दिखाई देगा। लाइट की समस्या है,
मोबाइल तो ये तो बहुत तेजी से पहुंच, स्मार्टफोन पहुंच गए गांव में, लेकिन लाइट अभी भी नहीं पहुंच पाई। तो अब जब तक लाइट नहीं रहेगी, जब तक नेटवर्क नहीं रहेगा, मोबाइल कोई काम का नहीं है ना। तो देखो ये प्रथम तकनीक हो गई, और ये दोनों क्या हो गई उसकी पूरक तकनीक। ये तो बहुत तेजी से बढ़ी, मोबाइल स्मार्टफोन इतना सस्ता हो गया कि गरीब से गरीब आदमी है, लेकिन ये लाइट महंगी हो गई, बिजली महंगी है, गांव में बिजली नहीं है, तो ये पूरक तकनीक हो गई। तो इसी के लिए मैकाइवर ने सब यूज किया, उसको कहते हैं टेक्नोलॉजिकल लैग। ठीक है, बाकी इसमें अपन अब कल देखेंगे।